जुड़ी है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वही पासवान साहब जुड़े हैं बीजेपी नेता के तौर पर। तकनीकी कारणों से उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया पर एक बार फिर से। पासवान साहब आपके पास आना चाहेंगे, एग्जिट पोल और रुझान किस तरीके से देख पा रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल यह है, कमी कहां रह गई? भारतीय जनता पार्टी ने सेफ जोन में गेम खेला, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये कहा गया, लेकिन अब जो रुझान बता रहे हैं फैक्ट आना बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल और अब रुझान किस तरीके से देख पा रहे हैं सर पासवान साहब? मैं महागठबंधन के मित्रों को कहना चाहता हूं, थोड़ा और इंतजार कर लें, ज्यादा उत्साहित न हो। अभी स्पष्ट फिगर नहीं आया है। रही बात, अभी बता रहे थे ये गोलबंद करने की कोशिश किए हैं। मैं तो उनको महागठबंधन के मित्रों को कहना चाहता हूं, जो वो वादा करके आए हैं उस पर खरा उतरे। अगर जनता के जनादेश को मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अभी पूरा स्पष्ट नहीं आया है। स्पष्ट फिगर आने दिया जाए, उसके बाद मैं आपको फिर आपसे जुड़ा हूं बताऊंगा। ज्यादा उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं। फैक्ट का इंतजार है। पूजा अभी कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, हम लोग करीब करीब बराबर। आप सर संतुष्ट हैं? सर आप संतुष्ट हैं ये जो रुझान आ रहे हैं इससे? सर आप संतुष्ट हैं क्या? इसका तो मैं स्वागत करता हूं। हाँ चलिए, पूजा श्री सुन पा रहे हैं मुझे? पूजा श्री जी महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से तमाम मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया मेरे साथ में है, तमाम मेरे जो न्यूज रूम के साथी हैं, जिस तरीके का विश्लेषण पिछले एक महीने से हमने देखा और दर्शकों को दिखाने की कोशिश की कि बिहार में चल क्या रहा है, क्या बिहार में वाकई में बदलाव की बयार है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से वो एक्टिवनेस भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं दी? तमाम तरीके से नीतीश कुमार पर हमले बोले गए, तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को टारगेट करके हमला बोला, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जिक्र बार बार हम इसलिए कर रहे हैं कि पीएम मोदी को लेकर के पीएम मोदी की तमाम जनसभाएं हुई, लेकिन कहीं न कहीं पीएम मोदी को टारगेट नहीं किया गया। क्या तेजस्वी यादव को यह अनुमान था कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय लीडर को ही टारगेट करने से सत्ता में आ सकते हैं? केंद्रीय नेतृत्व पर अगर बात करेंगे, केंद्रीय लीडरशिप पर बात करेंगे, तो कहीं न कहीं जीत दूर हो सकती है। किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय राज्य की जो लड़ाई है और जो लोकसभा जो केंद्र की लड़ाई है, ये दोनों अलग होता है। और एनडीए के पास जो फेस था, क्योंकि 17 में जब गठबंधन की सरकार बनी एनडीए के साथ, तो अब लास्ट टाइम पे आके हाथ तो बंधन तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जनता को भी पता है कि जब आप इतने दिन से गठबंधन में सरकार चला रहे हो तो लास्ट में आकर बीजेपी अलग हो जाती जदयू से और अलग तरीके से लड़ाई लड़ती। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अब जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जहां तक बात रही आरजेडी की, तो आरजेडी ने व्यंग और त्यंग से ज्यादा अपने गलतियों को माना कि अपने माता पिता का पोस्टर ही हटा डाला। हालांकि ये बात जरूर है कि जरूर लालू जी से बात की गई होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी दिखते हैं बिहार में वोट बैंक को बनाने में। और कास्ट और जाति की बात अगर, हालांकि पता नहीं मुझे कौन बोल रहे थे, लेकिन कास्ट और जाति की बात की जाए तो ये आरजेडी की तरफ से बहुत ज्यादा रहा है। हालांकि बिहार में कास्ट को लेकर और पिछड़े वर्ग को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, किसी भी वर्ग को लेकर राजनीति की जाती है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी, यहाँ पे +5 और -14, मतलब एनडीए की सरकार में -14 और ये आरजेडी में +5 की रुझान चल रही है। सुबह 9 बजे की जो रुझान थी और अब जो 10 और 11 बजे की जो रुझान है, उनमें काफी फर्क देखने को मिल रहा है। तो अभी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, और यही सेलिब्रेशन एक्चुअली आरजेडी के खुद नेता ने, खुद तेजस्वी ने इस सेलिब्रेशन को रोक रखा है। उनका बर्थडे भी था, उनका जन्मदिन था, पर आपने उतनी उत्साह नहीं देखी होगी उनके अंदर। इसलिए नहीं क्योंकि वो जीत रहे या हार रहे, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पिछले बार क्या हुआ था बिहार में। जब 2015 को हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि आकलन किस तरीके से, किस मुद्दे पे और किस तरीके से तो यहाँ पर बिहार यहाँ जो जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि कांटे की टक्कर के रुझान दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार में भी बीजेपी कुछ काम करने वाली है सर? यही डर तेजस्वी में भी है सर। अगर आप देखोगे तो बीजेपी का, जदयू और बीजेपी में बीजेपी आगे जा रही है, और इस वजह से खुद आरजेडी ये समझ रहे थे कि मुझे बीजेपी में नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं करना है, मुझे जदयू में नीतीश कुमार को टारगेट करना है। और हर बार जब भी जंगल राज का और डबल युवराज की बातें की गई, तो सिर्फ आरजेडी तेजस्वी जी ने
कभी भी नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपने चाचा जी बोलकर अपने जो नीतीश जी हैं उनके ऊपर ज्यादा हमला बोला है। और इसका एक फायदा भी है सर, फायदा ये है कि आप केंद्र में जो बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं उनका अगर आप सत्कार नहीं करते हो तो लोगों के मन में किसी भी पार्टी को, XYZ में किसी भी पार्टी को मैं बोलना चाहूंगी कि मन के अंदर कहीं ना कहीं वो घर बनता है कि आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हो। लेकिन पिताजी की जो भाषण है और जो तेजस्वी जी का भाषण है उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखा, और इस वजह से रुझान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। चलिए अपडेशन बता देते हैं आपको बिहार के रण का। अब तक का जो अपडेट मिला है, अब तक 234 सीटों के रुझान सामने आए, जिसमें रुझानों में एनडीए 107 पर आगे चल रहा है, वही महागठबंधन 110 पर आगे चल रहा है। कांटे की टक्कर बनी हुई है कुल मिलाकर के। जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल सामने आए और अब रुझान सामने आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के एक दौर वो भी था जब एक बिल्कुल क्लीन स्वीप माना जा रहा था और ये सोचा जा रहा था शायद एनडीए सत्ता में वापसी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से टक्कर दी गई है, जिस तरीके से महागठबंधन पूरी तरीके से लगातार जिस तरीके से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। एग्जिट पोल भी इसी हिसाब से दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके का रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, थोड़े से समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट निकल करके सामने आएंगे तय हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में अब की बार सत्ता के सिंहासन पर आखिर आसीन कौन होगा। हेमंत केवलिया जी आपके पास आएंगे। कांटे की टक्कर है सर, जो ये बिल्कुल माना जा रहा था, ये तय कर दिया गया था कि एनडीए की वापसी हो रही है। लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में ऐसा क्या बदला कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई बिल्कुल एक तरफा मानी जा रही थी, अब पूरी तरह से कांटे की टक्कर बन गई है। हेमंत जी बिल्कुल, एग्जिट पोल में भी हमने देखा राकेश जी की किस तरीके से चाणक्य के एग्जिट पोल का जिक्र कर लें या फिर तमाम एग्जिट पोल्स ऐसे थे कि एक तरफा ही सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन यहां पर अभी जो रुझान है, जो तमाम चैनल्स भी दिखा रहे हैं और हम भी लगातार दिखा रहे हैं, वो चैनल वो ये है कि 106 और 110 ये बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। लेकिन इसमें एक चीज स्पष्ट है कि बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। ये एक अहम बात है कि महत्वपूर्ण खबर है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण खबर है बीजेपी का सेकंड लार्जेस्ट बनना। क्योंकि क्या महाराष्ट्र पार्ट 2 सर, मैं जिक्र दोबारा करूंगा, क्या महाराष्ट्र पार्ट 2 होगा सर? बिल्कुल, ये स्थितियां नजर आ रही है और इसको ये जो परिणाम है वो बड़े दिलचस्प है राकेश जी। ये परिणाम अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। और जो जिक्र है पूजा जी से मैं करना चाह रहा था कि क्या ये मैनेजमेंट के तौर पर बीजेपी जो मानी जाती है, जानी जाती है, यहां कुछ ऐसी स्थितियां होने वाली हैं क्या? क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि नेगेटिव आरजेडी के खुद तेजस्वी यादव कभी भी प्रधानमंत्री को लेकर सीधा हमला करते नजर नहीं आए। वो अलग बात है कि वो युवराज और गुंडा राज और जंगल राज का जिक्र भले ही करते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो जब ये संभव हो सकता है, जो सालों साल एक दूसरे को गालियां देते हो और वो एक साथ एक मंच पर खड़े हो सकते हैं, तो फिर ये स्थितियां भी बन सकती हैं। क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन ये कह पाना बड़ा जल्दबाजी होगा। इसमें जवाब ले लेते हैं पूजाश्री। पूजाश्री जी, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। पूजाश्री जी, राजनीतिक क्या वाकई में राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और क्या वाकई में बिहार में नई संभावनाएं जन्म ले सकती है? पूजाश्री जी बिहार में एक नया चेहरा जरूर जन्म ले सकता है जिस तरीके से रुझान चल रही है, पर जिस तरीके से भावनाओं को ऊपर रखकर अगर बातें की जाए राजनीति की, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एनडीए की जो गठबंधन की सरकार है वो टूट जाएगी। भले कि बीजेपी जो है वो कभी आरजेडी के साथ नहीं आना चाहेगी। क्योंकि आरजेडी जो है वो एक तरीके से करप्शन में लिप्त है और एक दूसरे को जिस तरीके से आरजेडी और बीजेपी की जो ताना बाना जो रही है वो कभी नहीं हो सकता है। एक दूसरी ये बात है कि अगर आरजेडी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम, विचार तो जम्मू में भी नहीं मिले थे इनके, विचार तो पीडीपी के साथ भी नहीं मिलते थे साहब, इनके विचार तो पीडीपी के साथ भी नहीं। पूजाश्री, विचार पीडीपी के साथ भी नहीं मिलते थे इनके, विचार पीडीपी के साथ भी नहीं मिलते। जहां कुछ नहीं होता है वहां पर कुछ होना बेहतर है, बीजेपी का सिद्धांत यही है शायद। बिल्कुल। और पूजा जी, अगर हम अगर कांग्रेस का हाथ छोड़ती है आरजेडी तो बीजेपी का हाथ थाम सकती है, पर कांग्रेस के साथ अगर आप लिख तो जरूरत ही कहाँ है? और बीजेपी साथ कांग्रेस की जरूरत ही कहाँ है मैडम? यहाँ तो जरूरत ही नजर नहीं आती। यहाँ पर तो 70 और 62 के साथ ही बहुमत में आ जाएंगे। समझना है, यही तो है सर चाणक्य नीति। बिहार की इलेक्शन को, बिहार के जनता को और बिहार के जो मन के अंदर जो चीजें हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ेगी। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बहुत ही उत्साहित होकर बिहार पहुंच चुके हैं और उनका मानना भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरजेडी का हाथ थाम सकती है। इस वजह से कल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है जो
कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि हम सीएम बनने वाले हैं, कहीं तोड़ जोड़ की राजनीति ना की जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के मन में ये धुकधुकी जरूर है। जितेंद्र प्रणाम सुन पा रहे हैं? जितेंद्र चौधरी सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, जितेंद्र चौधरी जी सुन पा रहे हैं मुझे? ईवीएम को एमवीएम बोलने वाले जितेंद्र चौधरी जी, जितेंद्र चौधरी जी सुन पा रहे हैं क्या? सर, ईवीएम को एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन बोलने वाले जो पार्टी कांग्रेस है, चलिए उमंग माथुर जुड़ेंगे, उमंग माथुर जुड़ेंगे मेरे सहयोगी। पूजा जी लौटूंगा, पूजा जी लौटूंगा विश्लेषण पर बात करेंगे, आपके उस सवाल का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि पीडीपी से विचार कैसे मेल खाए। ठीक है, कांग्रेस का बिल्कुल साइलेंट गेम चला, कांग्रेस उस तरीके से पूरे राजनीतिक खेल में कहीं दिखाई नहीं दी। हेमंत जी आपके पास भी लौटूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे सहयोगी उमंग माथुर जुड़े। उमंग, टक्कर कांटे की हो गई है, कुल मिलाकर के ये तय माना जा रहा था एक तरफा चुनाव है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद में नई आरजेडी, नया चेहरा, नया बिहार, किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिल्कुल राकेश जी, जिस प्रकार से हम सुबह से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि टक्कर बहुत कांटे की है, लेकिन एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, एग्जिट पोल कुछ और बयां कर रहे थे, ओपिनियन पोल कुछ और बयां कर रहे थे, लेकिन अभी के रुझानों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की। और जैसे सुबह भी हमने चर्चा करी थी कि अब नया बिहार है, नए बिहार में नए समीकरण भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया था और तमाम तरीके से बीजेपी का भी आपने पीडीपी के साथ में गठबंधन हुआ उसका आपने उदाहरण दिया, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के गठबंधन, नए समीकरण बिल्कुल बिहार में दिख सकते हैं। और फिलहाल अगर इस समय के रुझानों पर देखें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन अभी परिणाम आने बाकी है। रुझान के हिसाब से ऐसा लग रहा है, लेकिन टक्कर वाकई में कांटे की है। क्या बिहार में अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है, मान लीजिए आकलन करें, महाराष्ट्र का जिक्र वहां पर करना जरूरी हो जाता है, तो क्या वाकई में बिहार में बीजेपी पहले से ज्यादा सशक्त हो जाएगी? या यूं माना जाए कि जिस तरीके से बैसाखी के सहारे पर बीजेपी चला करती थी, जेडीयू का सहारा, एनडीए कुनबे को लेकर के बिहार में जिस तरीके से बीजेपी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाती थी, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है, सीटें बढ़ती है, तो अपने आप में वर्चस्व वाली सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, जिस तरीके से हेमंत जी ने अभी जिक्र किया, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अगर बनती है तो बिहार की राजनीति में बीजेपी का बड़ा दखल होगा। बिल्कुल दखल होगा राकेश जी, क्योंकि हम शुरुआत से यही बात कर रहे हैं, बीजेपी का बैकफुट पर खेलना कहीं ना कहीं इसी ओर इशारे कर रहा था कि अगर हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की ओर अग्रसर नहीं होते तो हमने नीतीश कुमार को आगे करा हुआ है, लेकिन अगर हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं तो नीतीश कुमार की एक तरीके से ये शब्द शायद उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करेंगे। दादागिरी वाला जो शब्द है हमने देखा है, हमने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी हमने देखा था, नीतीश कुमार जी का जो रुख था काफी अड़ियल वाला रुख था, वो भी हमने देखा था। और शायद इसीलिए बीजेपी ने, पप्पू यादव का भी यहाँ पर एग्जाम्पल देना जरूरी होगा, पप्पू यादव ने बहुत अच्छे से बिहार चुनाव को देखा है, वहीं के वो रहने वाले भी हैं, और प्रवासियों का भी बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जो इन बिहार विधानसभा चुनावों में देखी गई। और कहीं ना कहीं बीजेपी, जैसा कि आपने कहा, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अगर बनती है तो समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे और नीतीश कुमार का क्या भविष्य होगा ये उसके बाद ही पता पड़ेगा। हेमंत जी, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अगर बनती है तो नुकसान कुछ भी नहीं है, बंगाल की जमीन ज्यादा मजबूत होगी, क्या सोच पा रहे हैं सर? बिल्कुल, ये क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ संभव है, जैसा मैंने जिक्र किया। और बहुत ही दिलचस्प है कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये स्थितियां निकलकर सामने आ रही थी कि हम बैकफुट पर खेलकर फ्रंट फुट पर आ जाएंगे एकदम से। ये वाकई में जो नतीजे हैं अपने आप में बता रहे हैं कि बैकफुट पर खेलते खेलते आप फ्रंट फुट पर आ गए। लेकिन बहुत ज्यादा पिछली बार के अगर हम सीटों को देखें, अभी तक जो रुझान आए हैं राकेश जी, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि लगभग 60 सीटों के आसपास बीजेपी उस वक्त रही थी और अभी 62 से 63 पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी को है तो वो केवल जेडीयू है, यानी कि जेडीयू की जड़ों को काटने का जो प्रयास चाहे एलजेपी की तरफ से किया गया हो या फिर बीजेपी के बैकफुट पर आने के तरीके से किया गया हो, जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिस पर लगातार हम आना भी चाहते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है इस चीजों को समझ पाना। तो ये मानिए कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी का हुआ है तो वो जेडीयू का हुआ है, और जो इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से किया गया उसमें वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, या फिर ये उन्होंने भाप लिया, सारे अतिक्रमण उन्होंने लगाकर पासवान साहब से जवाब ले लें, पासवान साहब से जवाब ले लें। पासवान साहब, कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि आप खेल के बाहर भी और खेल के अंदर भी है। देखिए राकेश जी, मैं कुछ आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरह से महागठबंधन का नेता बिहार के जनता को भड़गलाने का काम किया, मैं आंकड़ा आपको बता दूं, 1990 से 2005 तक जो राजद का सरकार था उसमें मात्र 95,000 लोगों को नौकरी दिया गया था, और 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार जी ने 6 लाख लोगों को नौकरी दिया, और इन्होंने भड़गलाने का काम किया जो मैं प्रथम कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा।
तो ये भड़काना है। मेरा तो मुद्दा पासवान साहब प्लीज रोकना चाहूंगा, वापस लौटूंगा। पासवान साहब लौटूंगा वापस। मेरे सहयोगी उमंग माथुर कुछ अपडेट है प्लीज। बिल्कुल राकेश जी, अपडेट्स की हम बात करें, अलग अलग आंकड़ों की हम बात करें तो एक बता रहा है कि एनडीए 105 पे आगे चल रही है, महागठबंधन 112 पे, अदर 20 पर है। दूसरे की हम बात करें, दूसरे रुझानों की बात करें, एनडीए 111, महागठबंधन 113, एलजेपी 8, अदर्स 11। एक और दूसरे समीकरण के हिसाब से एनडीए 109, महागठबंधन 114, एलजेपी 9, अदर्स 3। एक और समीकरण के हिसाब से एनडीए 125, महागठबंधन 109, एलजेपी 7 और अदर 2। यानी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने इशारा भी किया है, कांटे की टक्कर है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी अगर बनती है, समीकरण बिहार के चेंज हो सकते हैं, हमें नए समीकरण मिल सकते हैं, नए गठबंधन भी देखे जा सकते हैं। चलिए पासवान साहब कुछ बात पूरी कीजिए प्लीज, कंटिन्यू पासवान साहब। चाहता हूँ अपने महागठबंधन के नेताओं से थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, स्पष्ट होने दीजिए। कोविड-19 में आपका काउंटिंग हो रहा है, काउंटिंग का थोड़ा टाइम रेशियो बढ़ेगा। तो मैं स्पष्ट करता हूँ, जो बिहार का जनता अभी भी एनडीए के साथ है, आगे भी रहेगा। ये भड़कलाने से कुछ मतदाता को भड़कला सकते हैं, एनडीए को जमीन की नहीं खिसका सकते हैं। तेजस्वी में वो अभी ताकत नहीं हुआ है। चलिए फैक्ट आना बाकी, और आपकी आशाओं के लिए आपको शुक्रिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके धीरे धीरे फैक्ट आते जाएंगे और कहीं ना कहीं सत्ता में कौन आता है, हालांकि मतगणना लगातार जारी और मतदान पेटियों में किसके भाग्य में राजयोग लिखा है, कौन सत्ता के सिंहासन पर आसीन होगा, उसमें थोड़ा सा वक्त बाकी है, क्योंकि धीरे धीरे मतगणना लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। पूजा श्री जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राकेश जी। पूजा जी सीमांचल पर आना चाहूंगा। सीमांचल समीकरण मुस्लिम यादव और तीसरा समीकरण मुस्लिम यादव और युवा। क्या सीमांचल में अब की बार लालू प्रसाद यादव का 15 साल पुराना फैक्टर काम कर गया सीमांचल में, अगर वहां पर मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से बात की जाए तो? देखिए, सीमांचल में जो मुस्लिम वोटर्स है वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और जो आरजेडी है उनकी पकड़ भी वहां पे ज्यादा है। तो इस वजह से जो और रोजगार की जो बातें की गई हैं सीमांचल और हालांकि पूरे बिहार की जो रोजगार की बातें की गई हैं, उसमें युवा फैक्टर इस बार 6 लाख युवा फैक्टर ने बहुत ज्यादा जोश दिखाया है आरजेडी को वोट करते हुए, क्योंकि 6 लाख इस बार ऐड हुए हैं बिहार में। 6 लाख युवा फैक्टर ऐड हुए हैं वोटिंग के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा फैक्टर है वो ज्यादा काम किया है। मुस्लिम फैक्टर तो है ही, मुस्लिम फैक्टर के साथ युवा फैक्टर की बात करो तो ये ज्यादा आरजेडी की तरफ झुकाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैं उस बात से बहुत क्या नया वोटर पूजा श्री रोकना चाहूंगा, क्या नया वोटर जो इस बार जिसने वोट डाला है अच्छी खासी तादाद में है। आप जिक्र कर रहे थे जंगल राज का, और उस नए वोटर ने वो जंगल राज देखा नहीं है, तो यानी कि वो जंगल राज वाला हमला उस युवा वोटर को जिसने पहली बार वोट डाला है, जिसकी तादाद अच्छी खासी है, वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के युवा चेहरे के लिहाज से गया। जी, युवा चेहरा, और बिहार को एक तरीके से युवा चेहरा चाहिए भी था। लोग बदलाव चाह रहे थे बिहार में, और बीजेपी के पास बस यही कमी रहेगी कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है बिहार में उतना स्ट्रॉन्ग, इसीलिए उन्होंने नीतीश को फ्रंट फुट पर रखकर खेला है। और एलजेपी जो है वो बार बार केंद्र में बैठती है, और रुख देखने के बाद जब राज्य में आती है तो लोगों को ये जरूर पता है कि एलजेपी ने 114 पे लड़ाई लड़ी, लेकिन हालांकि 10 पे और 5 पे कितने पे सिमट रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भी एक चेहरा हो सकते हैं आने वाले भविष्य का, अगर वो बिहार में ज्यादा रुझान दिखाए तो, अगर केंद्र को छोड़कर बिहार में रुझान दिखाए तो। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी की तरफ एक तो रोजगार और दूसरा युवा फैक्टर जो चेहरा है, इस लोगों का रुझान ज्यादा रहा है। और अपने युवा फैक्टर होने को आरजेडी ने इस तरीके से बखूबी रखा है कि अपने माता पिता का जो 15 साल का जंगल राज है उसको स्वीकारते हुए माता पिता का पोस्टर ही हटा दिया बैकग्राउंड से। उन्होंने बता दिया कि ये आरजेडी नए सोच के साथ, नए युवा पीढ़ी के साथ आ रही है। पर ये कितना सच है ये तो आने वाले सरकार में बनने के बाद ही पता चलेगा, जब वो सीएम बनेंगे तो, कि वो अपने पिताजी के फैक्टर से चलते हैं या आने वाले सोच के फैक्टर से चलते हैं। राकेश जी, एक मैकेनिज्म अगर हम फिलहाल रुझानों को लेकर देख लें तो ये समझ में आ रहा है कि 107 और 19 पर अगर अन्य पर नजर डालते हैं तो 19 को मिला दें तो ये बहुमत का आंकड़ा छू लेता है। तो ये स्थितियां भी बन सकती हैं। और एक बड़े तौर पर हम बीजेपी को जानते हैं कि किस तरीके से वो प्रलोभन के तौर पर हमेशा से जानी जाती है कि कौन सा मंत्रालय, किस विभाग, कौन सा कितना बड़ा पोर्टफोलियो किसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अन्य को फंसाया जा सकता है, ये स्थितियां भी हैं, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, ना कि हम आरजेडी और बीजेपी का हाथ मिलाने की बात करें, बल्कि लेकिन यहाँ पर ये समस्या जरूर हो सकती है, ये समस्या जरूर हो सकती है कि जेडीयू
इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि आप सीएम के चेहरे पर दाव नीतीश कुमार को लेकर लगा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी का कोई आपका चेहरा आपको बताना पड़ेगा, जबकि बीजेपी के पास कोई 5 बड़े चेहरे अभी तक है नहीं। महत्वपूर्ण चेहरा सर, नहीं मैं है। एक बात बताती हूँ प्लीज प्लीज। राकेश जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, सर के बात में एक बात जोड़ना चाहूंगी। ये जरूर देखा गया है कि गठबंधन के सरकार में अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने वादों को रखेंगे कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरे होने वाले हैं, तो 1 साल तक नीतीश कुमार जी रहेंगे जरूर, लेकिन फिर बदला जा सकता है ये चेहरा सर। तो अभी तो 6 महीने और 1 साल नीतीश कुमार जी को आगे फ्रंट फूट पे खिलाया जाएगा, भले बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बने और अन्य को अपने साथ जोड़कर गठबंधन की सरकार बनाए। यानी कि मजबूत विपक्ष, अगर 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 एनडीए सत्ता में नहीं भी आता है तो मजबूत विपक्ष बिहार को मिलेगा। हेमंत जी, बिल्कुल बिल्कुल वही जिक्र मैं करना चाह रहा था कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि अगर स्ट्रेटेजी ऐसी बनती है, जो रुझान है वाकई में उसी तरीके से तब्दील हो जाते हैं। हालांकि पूरे 243 में रुझान निकलकर सामने नहीं आए हैं, और रुझान के बाद नतीजे थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। 10 या 5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, और ये 10-5 सीटों का ही खेल लग रहा है मेरे को। और बिहार में ये अभी की जो स्थिति है वो वाकई में कांटे की टक्कर की स्थिति है। जैसा मैं पहले कह रहा था, या फिर एग्जिट पोल जो कह रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि आर पार वाली स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत ही माइनर ही इसमें चेंजेस अब नजर आएंगे मुझे, जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने और वो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर 107 या 108 भी एनडीए पहुंच जाता है तो अन्य को मिलाकर सत्ता पर सीढ़ी पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन जेडीयू इसको किस तरीके से मैनेज करेगा ये जेडीयू के हाथों में होगा। क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी जब बीजेपी होगी तो वहां पर एक अलग से समीकरण बनेंगे कि भाई हमारी तरफ से कोई मुखिया होना चाहिए, जिसको लेकर सुशील मोदी बार बार अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखने के बावजूद पीछे हो जाते थे। और ये बाकी और नेता बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि सुशील मोदी की भूमिका पिछले 4 सालों से क्या रही है ये हर कोई जानता है कि उन्हीं के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई और वो कैसे अपने घरों से बाहर निकले, किस किस का सहारा लेकर उनको निकलना पड़ा। तो ये चीजें भी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी की राह बड़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये मैनेजमेंट के तौर पर अगर बीजेपी इसको भुना लेती है तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आरजेडी को फिर एक बार विपक्ष में बैठने का मौका मिले। ठीक है, और ये चीज आरजेडी भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 120 या 115 सीटें अगर उनके पास आती हैं तो अन्य है उनके पास, हाथ मिला लें और शायद सत्ता के सिंहासन पर वो पहुंच जाए। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जुड़ी आरजेडी नेता के तौर पर, तेज तर्रार और बेबाक नेता के तौर पर जानी जाती है। उर्मिला ठाकुर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। ब्रेक पर जाने से पहले महत्वपूर्ण सवाल है, क्या वाकई में रुझानों का जिक्र करें और एग्जिट पोल की बात करें तो दिवाली मनाने की तैयारी कर ली है आरजेडी ने? नहीं, देखिए मुकेश जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि आधा राउंड की भी गिनती अभी नहीं हुई है, और जब पूरा गिनती सामने आ जाती है, सभी राउंड की जब गिनती हो जाती है तब पता चल पाएगा। अभी कुछ भी कहना मुश्किल लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और जनता का जो जनादेश आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। चलिए ठीक है। कुल मिलाकर के अपडेट आपको दे देते हैं। बीजेपी 35 में से 26 सीटों पर आगे चल रही है, वही कांग्रेस 35 में से 9 पर आगे है। जेडीयू वर्सेस कांग्रेस का जिक्र करें तो 25 में से 12 पर आगे है, और एक माफ कीजिएगा, जेडीयू और कांग्रेस का जिक्र करें तो 25 में से 12 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तमाम राजनीतिक विश्लेषणों और आकलनों को अगर जिक्र किया जाए तो कुल मिलाकर के टक्कर पूरी तरह से कांटे की बनी हुई है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा श्री राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार पैनल में मौजूद है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर बेबाक और तेज तर्रार नेता आरजेडी के तौर पर जानी जाती है, लगातार हमारे पैनल में शामिल होती रही है। तमाम मेहमानों से लगातार चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक पर जाएंगे, तुरंत लौटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की नब्ज पर अब की बार किस राजनीतिक पार्टी ने हाथ रखा है, और वो दाव खेलने की कोशिश की है बिहार के युवाओं के साथ में कि बिहार का भविष्य तय किया जा सके। क्या आरजेडी उस दाव को खेलने में कामयाब हो पाई है, या एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रहा है? तमाम विश्लेषण लगातार जारी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही? तीखे तेवर, बेबाक अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सटीक सवाल, आप बंद कमरे में बैठे हुए हैं, जनता सड़क पर दम तोड़ रही है। जिम्मेदारी हमारी, आपको एक्शन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, जवाबदेही हमारी, की बहस का कोई फायदा नहीं। सरोकार आपका, सवाल हमारा। मैंने सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। देखिए दमदार बहस
हेमंत केवलिया के साथ सिर्फ न्यूज इंडिया पर शाम 7 बजे। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम गांव की चौपाल, जल्द ही न्यूज इंडिया पर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको लगा दें बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान अब लगभग आ चुके हैं, बारी है परिणामों की। और आपको बता दें डॉक्टर उर्मिला जी हमारे साथ में लगातार आरजेडी से बनी हुई है। तमाम और मेहमान हमारे साथ है, पूजा श्री राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, आरजेडी नेता विवेकानंद पासवान, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। पूजा जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस समय कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी जिस हिसाब से चल रही थी उसका दांव कहीं ना कहीं यहां पर सफल होता दिखाई दे रहा है? पूजा जी, बीजेपी जिस तरीके से चल रही थी दांव सफल होता दिख रहा है, ये तो खैर रुझान चल रहा है, अभी पोल आने दीजिए जी। दूसरी एक और बात है कि अभी आरजेडी से आगे जो महागठबंधन है आरजेडी है, उसे आगे एनडीए अब दिखने लगी है जी। जो मैं स्क्रीन पे अभी देख पा रही हूँ, तो एनडीए गठबंधन में दिखने लगी है। और जैसा हेमंत जी ने भी पहले बोला कि जो मैनेजमेंट की जो स्थिति है वो खैर एनडीए अच्छे तरीके से जानती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांटे के टक्कर
जो है उसमें 19-20 का फर्क ही रहेगा, ज्यादा का फर्क नहीं आ सकता। और सरकार एनडीए बना सकती है। हो सकता है कि पड़ले बड़े भारी लग रहे हो 11 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक, लेकिन अब जो है वो झुकता हुआ दिख रहा है, जो पड़ला है वो झुकता हुआ दिख रहा है एनडीए के तरफ, और सरकार बन सकती है एनडीए की। इसीलिए शायद आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ बैठी हुई है, बहुत सम्माननीय है, स्क्रीन शेयर कर रही है हमारे लिए, तो इसीलिए शायद उनका ये भी कहना है कि अभी पूरा जो व्यवस्थित जो मतगणना है, मतलब जो भी होना है वो हो जाने दीजिए, फिर ही मैं कुछ बोलूंगी। इससे पहले मैं कुछ बोलूं तो मैंने 2015 का चुनाव देखा हुआ है और हरियाणा भी देखा हुआ है, किस तरीके से बीजेपी आगे चल रही थी और फिर बीजेपी पिछड़ते हुए नजर आ गई। तो ऐसा बहुत जगह देखा गया है। हालांकि ये वाला जो चुनाव है कांटे की टक्कर है, ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन कांटे की टक्कर तो हो गई। और सरकार किसकी बनेगी? बिल्कुल पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हो गई है। और इस कांटे की टक्कर में हमें एक खिलाड़ी को नहीं भूलना चाहिए, चिराग पासवान, जिसके लिए एक नरमी खुद तेजस्वी यादव भी दिखा चुके हैं और बीजेपी तो नरमी दिखा ही रही है। और शायद यही वजह है कि खुलकर उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला और ना ही चिराग पासवान ने उनके खिलाफ कुछ बोला। तो अब चिराग पासवान एक निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं, क्या कहना है पूजा जी? देखिए, चिराग पासवान कभी आरजेडी के साथ तो हाथ मिलाएंगे नहीं, लेकिन क्योंकि खुद को भक्त बोलते हैं मोदी जी का, तो चिराग पासवान जी जरूर आएंगे। लेकिन अगर समीकरण बदले पूजा जी, अगर समीकरण बदले, जैसे महाराष्ट्र में बदला, बार बार हम इस चीज पर जोर दे रहे हैं, अगर समीकरण बदले, एक नए गठबंधन की ओर अगर बिहार जाए, एक नए गठबंधन की ओर अगर बिहार जाए, जी राजेश जी, अगर नए गठबंधन की ओर बिहार जाता है तो जहां भी एनडीए में जहां भी मोदी जी जाएंगे, वो केंद्र में एनडीए का अभी भी पार्ट है, एलजेपी केंद्र में अभी भी पार्ट है एनडीए की, भले ही राज्य में ना हो, तो जहां भी मोदी जी जाएंगे एलजेपी वहां पे रुख कर सकता है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बात करने की दो टुक की बात ही नहीं होती है इसके ऊपर तो जी। लेकिन जदयू का दिल जरूर धड़क रहा होगा बहुत जोर से, क्योंकि जो रुझान है वो बिल्कुल ही सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की तरह, या यूं कह दीजिए कि फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी भी बनने को तैयार है। तो बहुत धुक हो रही होगी जदयू के दिल में कि ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा, बहुत दुख हो रही होगी जदयू के दिल में। डॉक्टर उर्मिला जी हमारे साथ में बहुत देर से बनी हुई है। उर्मिला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय के रुझानों के बारे में? देखिए, जनता का रुझान जो आया है, तो अभी भी मैं कहती हूँ कि टोटल रुझान आने दीजिए, फिर पता चलेगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग त्याग करना जानते हैं, कुर्बानी देना जानते हैं। हम लोगों को आपने पूर्व में भी देखा, लोगों ने महागठबंधन को मैंडेट दिया था और जनादेश का अपमान नीतीश बाबू करके चले गए रातों रात पलटी मार करके। तो ये राष्ट्रीय जनता दल ने कुर्सी की कभी परवाह नहीं की, हमेशा जनादेश के साथ रही है और हमेशा जनता के दुख सुख में जन सरोकार से के सवाल पर हमेशा जनता के साथ खड़ी मिली है। जनादेश जो भी होगी उसका सम्मान किया जाएगा। अभी पहले से कुछ कहना, 80 सीट लेने वाला लोग 71 सीट वाले को हमने मुख्यमंत्री बनाया, विधानसभा अध्यक्ष का भी पद दिया, इसलिए अभी से कुछ कहना और कुछ बोलना ये वाजिब नहीं होगा। जी बिल्कुल उर्मिला जी, आपने कहीं ना कहीं आपने भी सही कहा कि अभी से कुछ कहना, अभी से कुछ बोलना वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर बाजी मार रही है मैडम, एनडीए आगे चल रही है स्क्रीन पर, बिल्कुल ही आगे चलती हुई नजर आ रही है एनडीए अभी, मतलब आरजेडी को भी पीछे छोड़ रखा है, कांटे की टक्कर से कहीं 2% आगे चल रही है। बिल्कुल। हेमंत जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए, बिहार विधानसभा चुनावों के ऊपर बहुत बारीकी से उन्होंने नजर रखी है। हेमंत जी, इस समय की अगर बात करें तो एकदम से जो पड़ रहा है, जैसा कि पूजा श्री जी ने भी बताया कि अब झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे अभी तक के रुझानों पर? और सुबह से रुझान जिस प्रकार से बदले हैं, पहले आरजेडी या फिर हम यूं कहें कि महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन महागठबंधन में भी आरजेडी आगे चल रही थी। ऐसे ही एनडीए की अगर बात करें तो शुरुआत से ही एनडीए कहीं पर भी अगर आगे है तो एनडीए के अंदर भी ध्यान रखने वाली बात है, बीजेपी आगे चल रही है। तो अब क्या हम ये मान सकते हैं कि टक्कर अगर देखी जाए तो वो बीजेपी और आरजेडी के बीच में है? हेमंत जी। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा उमंग की, इस बार जो टक्कर है वो बीजेपी और हेमंत जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल मेरे को आवाज आ रही है आपकी उमंग, आप
आवाज आ रही है आपको? जी 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 हेमंत जी बिल्कुल वाजिब सवाल आपका कि इस बार जो टक्कर है, जो इस वक्त रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी और आरजेडी के बीच में ये टक्कर है। और जाहिर है पूजा श्री ने भी जो कहा कि पलड़ा जो है भारी होता नजर भी आ रहा है एनडीए का, और हालांकि अप्स डाउन रुझानों में देखने को मिलते रहेंगे जब तक नतीजे नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्थितियां अब साफ तौर पर समझी जा सकती हैं कि कितनी मेहनत बीजेपी के मैनेजमेंट के तौर पर बीजेपी ने की। लेकिन यहां सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है उमंग, तो वो केवल जेडीयू है, और जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब अगर जिस तरीके से अभी स्क्रीन पर रुझान जो है 120 का आंकड़ा एनडीए अगर छू रहा है, तो बड़ा इजीली सरकार में आना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अंदर खाने बहुत चीजें दिक्कत करेंगी जब दाव आप लगाते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, और आपकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहती है, आपकी पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रह जाती है गठबंधन में। तो ये बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाएगा कि किस तरीके से फिर मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन होगा। एक ये चर्चा एक तरफ हो गई। दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करते हैं कि आरजेडी ने कितना प्रयास किया, तो ये एक नुकसान के तौर पर फिलहाल के रुझानों में मैं देखूं तो लगता है, क्योंकि आरजेडी का अगर जिक्र करें तो पहले 80 सीटें उसके पास थी 2015 में, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार को, है ना, विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया उनको। तो ये स्थितियां उस वक्त उन्होंने एक बड़ा नुकसान कर लिया। यहां पर अभी भी 70 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं रुझानों में आरजेडी ने। तो ये माइनस उनके लिए हो सकता है आरजेडी के लिए। ये वोट प्रतिशत का अगर जिक्र करूं तो वोट प्रतिशत में सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है उमंग, तो वो बीजेपी पार्टी है। एक साइलेंट तौर पर या नेगेटिव कैंपेनिंग करने के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी पार्टी कर रही है। तो बहुत दिलचस्प इस वक्त चुनाव चल रहा है, नतीजे चल रहे हैं, माफी चाहेंगे, तो बहुत दिलचस्प परिणाम फिलहाल निकलकर रुझानों में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन वाकई में अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बिहार में जो बदलाव का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया था, अब राहुल गांधी का जब नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी को याद करना बड़ा जरूरी हो जाता है। 27 सीटें उमंग, 27 सीटें कांग्रेस के पार्टी के पास उस वक्त थी। जैसा मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि संगठन में बिल्कुल काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 2019 में उसका संगठन पूरा खत्म हो चुका था। यही वजह है कि एक महीने से पहले ही टिकटों को लेकर रायशुमारी की जाती है और बूथ लेवल पर जाकर यह पूछा जाता है कि किसको हम कैंडिडेट बनाएं, किसको हम टिकट दें। तो उसका एक नुकसान कांग्रेस पार्टी को जरूर हुआ। यहां पर यह नुकसान न केवल आरजेडी का है, यह नुकसान कांग्रेस पार्टी का भी है अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। उमंग जी बिल्कुल हेमंत जी, लेकिन अगर इन रुझानों की बात करें और ये रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार वापस आरजेडी के साथ में जाके गठबंधन बना सकते हैं, एक नया गठबंधन कर सकते हैं, या फिर बीजेपी जेडीयू और एलजेपी को साथ में लेकर सरकार बना सकती है अगर ये रुझान परिणामों में बदलते हैं तो? और अगर मान लीजिए ऐसा हो, क्योंकि समीकरण है, समीकरण कई तरह के हो सकते हैं, महाराष्ट्र का समीकरण बदला है तो क्यों नहीं बिहार का भी बदले, हो सकता है बदल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जेडीयू को, अगर हम एक प्रकार की भाषा का हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, जेडीयू को अगर मान लीजिए कोई भाव नहीं दे तो जेडीयू का क्या हश्र होगा बिहार में? हेमंत जी बिल्कुल, ये जैसा मुझे लगता है शुरुआत से ही कि एक मैकेनिज्म बनाया गया कि जेडीयू को ये बता दिया जाए, आपने भी कहा कि जेडीयू को बता दिया जाए, नीतीश कुमार को ये बता दिया जाए कि हमेशा सत्ता में काबिज रहने का जो मन वो बनाकर रखते हैं इस बार वो भूल जाएं। ऐसी स्थितियां लगी हमको जब तेजस्वी बहुत रुझानों में हमने देखा कि 1 घंटे के अंदर हाफ सेंचुरी महागठबंधन ने पूरी कर ली, फिर उसके आधे घंटे बाद 100 का आंकड़ा पार कर लिया, सेंचुरी पूरी कर ली महागठबंधन ने। लेकिन अब जाकर इनकी सीटें जो है वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, रुझानों में नीचे आ रहे हैं लोग। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि जेडीयू का क्या होने वाला है। जेडीयू का तो बहुत भारी नुकसान हुआ, ये तो आप मान के चलें, लेकिन अब सत्ता में महत्वाकांक्षाएं जो हमेशा से हावी रहती हैं, खासकर नीतीश कुमार के साथ, जब वो एक वक्त में बीजेपी के साथ थे लेकिन अचानक वो आरजेडी के साथ हाथ मिला लेते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लेते हैं। ऐसी पार्टी जो धुर विरोधी है, जो लगातार उनको गालियां देती रही और उन पर कई तरीके के आरोप संगीन लगाती रही, उसके साथ वो हाथ मिला लेते हैं। ऐसा इस बार तो मुझे नहीं लगता होगा कि होने जा रहा है कि आरजेडी के साथ जेडीयू हाथ मिला ले और उसके बाद अन्य के साथ मिलाकर ये गठबंधन होकर सत्ता की सीढ़ी पर वो काबिज हो जाए, क्योंकि अब वो दम नहीं है जिसका जिक्र क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर मन में होगी कि नीतीश कुमार तो हमेशा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और लेकिन अब की बार वो मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका यहाँ पर टूटता नजर आ रहा है। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार का सपना इस बार मुख्यमंत्री बनने का जो भले ही रहा हो, लेकिन ये मुश्किल है बड़ा। हाँ, ये एक अगर हम समझें इस चीज को तो ये उनका मान रखते हुए बीजेपी किस तरीके से इस चीज को कर पाएगी
हालांकि अंदर खाने बड़ी मुश्किल हो सकता है कि एक तरफ हम बड़ी पार्टी है, जेडीयू छोटी पार्टी है, जिस तरीके से सीटें निकलकर सामने आ रही हैं फिर भी मुख्यमंत्री उन्हीं का बनाया जा रहा है। लेकिन ये जब दाव लगाया गया है नीतीश कुमार के ऊपर तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाना चाहिए। जेडीयू ये चाहेगी, नीतीश कुमार ये चाहेंगे और आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने आप को देखना चाहते हैं सिंहासन पर। तो ये अब कैसे मैनेज बीजेपी कर पाती है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल तय है कि आरजेडी के साथ जेडीयू मुझे नहीं लगता कि इस बार जाएगी। ऐसी गलती आरजेडी भी करना चाहेगी कि जो 2 साल के बाद फिर पलटू राम के तौर पर उनको बोल दिया जाता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आरजेडी जेडीयू। पूछ लेते डॉक्टर उर्मिला जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा जी आपके पास भी आऊंगा, नवीन जी का भी स्वागत कर लेते हैं, बीजेपी नेता है। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया। नमस्कार जी नवीन जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर उर्मिला से मैं ये एक सवाल का जवाब पूछ लेता हूँ। उर्मिला जी, क्या ऐसा संभव है अगर रुझान परिणाम में परिवर्तित होते हैं, क्या ऐसा संभव है कि नीतीश कुमार के साथ में आप गठबंधन कर ले? देखिए, राजनीति में कभी इंद नहीं होता है जी, दरवाजा खुला रहता है जी। और जहाँ तक कुर्सी का बात है, सत्ता का बात है, तो सारा परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद तय होगी कि क्या किया जा सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि राजनीति में हमेशा दरवाजा खुला रहता है और कभी सोचे भी नहीं होंगे कि 80 सीट वाले 70-71 सीट वाले को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो क्या होगी राजनीति में, कुछ भी संभव है। जी बिल्कुल बिल्कुल उर्मिला जी। लेकिन उर्मिला जी, तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है आज का युवा, जिस तरीके से आप बार बार हमारे साथ जुड़ते भी हैं, लेकिन क्या ये संभव होगा कि जेडीयू से हाथ मिलाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाए फिर दोबारा से? देखिए ये पहले से तय है कि आदरणीय जितने भी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन की ओर से एक चेहरा प्रोजेक्ट किया गया। हमारी पार्टी के लिए तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री हैं जी। और इस चीज में जो लोग आएंगे जाएंगे उसके लिए तो बात की बात है, मतलब दरवाजा खुला है। हेमंत जी, जो हम बात कर रहे थे उसका संकेत यहाँ पर मिल गया, एक तरीके से कह सकते हैं दरवाजा खुला हुआ है, यानी कि समीकरण अभी बदल सकते हैं, नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद पूजा जी के पास आऊंगा। नवीन जी, जिस प्रकार से अभी आपने सुना कि राजनीति बदलते समीकरणों का दौर है और इस समय जो दौर चल रहा है बिहार के अंदर कहीं ना कहीं बदलते हुए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है, और जिस प्रकार से आरजेडी की तरफ से इशारा हो भी गया है कि दरवाजा तो खुला हुआ है, जिसको भी आना है उसका स्वागत है, क्या कहेंगे नवीन जी? देखिए, हमारा बिल्कुल मत है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में वोट की है, एनडीए को वापस ला रही है और नीतीश कुमार जी को चौथे बार लगातार अब की बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो ये कोई इफ बट इसमें तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी और एनडीए गठबंधन की बात है, तो एनडीए गठबंधन को जब फुल मेजोरिटी आ रही है, बिहार की जनता ने 122 प्लस क्रॉस कर दिया है। आप रुझान के ट्रेंड में आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। तो आप हमें तो भाई देखिए, हम अस्वस्थ हैं कि हम नीतीश कुमार जी, क्योंकि हमारा ये कमिटमेंट है नीतीश कुमार जी के साथ में कि हम सीट चाहे उनसे ज्यादा लें, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में हम नीतीश कुमार का क्योंकि उनका आखिरी चुनाव है, क्योंकि उनका आखिरी चुनाव है। ये कमिटमेंट तो महागठबंधन को भी था जी। जब महागठबंधन को दिया गया वोट और बीजेपी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला जी, तो ये चोर दरवाजे से सत्ता चलाए, तो कहीं भी किन्हीं के साथ बिहार की जनता, मैं एक जवाब दे दूं हेमंत जी। बिल्कुल नवीन जी, आपका जवाब ले लेते हैं। हेमंत जी 2020 के इलेक्शन में बिहार की जनता ने मत दिया है। हम 2020 का आज की बात करें, आज 10 नवंबर है, आने दीजिए ना, अभी फाइनल नहीं हुआ है। नवीन जी धैर्य रखिए। मैडम जी फाइनल नहीं हुआ है, धैर्य रखिए ना। अभी आप पदार्थ दिखा रहे हैं ना, फाइनल दौर में नहीं आए हैं ना। फाइनल धैर्य तो आपने भी रखा है, धैर्य तो आरजेडी भी रख रही है। तेजस्वी ने तो अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं किया। अगर वो करना चाहते, इतने उत्साहित होते तो शायद बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते। यही वजह सुबह सुबह ट्वीट भी किया, तेजस्वी भवा बिहार, सुबह ट्वीट भी किया है। हाँ। चलिए एक बात है उमंग, यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल। नवीन जी, आपसे ही सवाल मेरा है कि बीजेपी के ऑफिस में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा वहां पर तैयारी नहीं की हुई है
यानी कि आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग की स्थिति में थे कि वहां पर क्या कोई कार्यक्रम रखा जाएगा या फिर नहीं। अभी भी सब कुछ साइलेंट है वहां पर, हम दफ्तर की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। मतलब तो हेमंत जी यहाँ पे यही वाली बात हो गई कि हलवाई दोनों तरफ बैठे हैं, बस लड्डू डालने की देर है, लड्डू पे चाशनी चढ़ाने की देर है, हलवाई दोनों तरफ बैठे हैं। पूजा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगी? अभी वाले रुझान के हिसाब से एनडीए गठबंधन आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, महागठबंधन धीरे धीरे नीचे से रखता जा रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से इशारा है कि दरवाजे खुले हुए हैं। क्या इन खुले दरवाजों में से एनडीए में से निकल के कोई जा सकता है? पूजा श्री, देखिए ये रुझान जब ऊपर नीचे बदलते हुए दिख रहा है, इसलिए जो महागठबंधन है ये खुद ही ये बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है जी। दरवाजा खोल देने खुला का नहीं होता है मतलब हाँ, खुला हुआ दरवाजा खुला होने का मतलब ही यही है कि अगर आप पिछड़ते हुए दिख रहे हो तो आप अपना दरवाजा खोल देते हो जी नहीं, हम लोग कुर्सी के लिए कभी हमने कुर्सी की परवाह नहीं की, हमेशा कुर्सी पर लात मारने की हमने जनता के साथ खड़े नजर आए। कभी हमने कुर्सी का परवाह करते तो लालू प्रसाद यादव अभी जेल में नहीं होते और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता नहीं होते, प्रतिपक्ष के नेता नहीं होते, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते बिहार के और लालू प्रसाद यादव भी जेल से बाहर होते। हम लोगों ने कभी जो है जनता के जनादेश का और सिद्धांत से समझौता नहीं किया है। मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकती। मैंने ये मैंने अपने लिए नहीं उर्मिला जी आप ये मानती हैं? बिल्कुल उर्मिला जी आप राजनीति में मैं ये बोली हूँ कि राजनीति में कुछ भी संभव है जी, लेकिन जो आप साजिश का जिक्र बार बार करती हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ साजिश हुई है, वो ऐसा है नहीं। अगर वो सत्ता में होते तो शायद वो अंतर न जाते, ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, देखिए सत्ता में होते नहीं, सत्ता का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। सुनिए, साजिश का शिकार यहाँ 60 घोटाला करने वाले नीतीश कुमार जी, सृजन से लेके कौन सा घोटाला नहीं हुआ बिहार में। बीजेपी आप केंद्र में आपके पास सीबीआई है, उस छड़ी को दिखा करके आप किसी को भी नतमस्तक कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद क्या यही डर था कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले नहीं किए गए? क्या यही डर था उर्मिला जी? नहीं, क्या बोले? क्या यही डर था? ईडी का डर था जो पप्पू यादव जी ने भी बोला है, क्या ईडी का डर था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, उनके ऊपर हमला नहीं किया गया? ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव बिहार की थी, बिहार के जनता की चुनाव थी। बिहार जो 15 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, नीचे पायदान पर खड़ी है। उसके विकास के लिए विकास की गाड़ी जो पटरी से उतर गई है, सारे जगह घोटाला, पुल उद्घाटन से पहले टूट जाता है, बंद में चूहा घुस जाता है, तो बाढ़ आ जाती है। इस तरह के देखिए जी उर्मिला जी आपके पास आऊंगा। पूजा श्री बहुत देर से कुछ कहना चाहती है। बिल्कुल उर्मिला जी आपके पास आऊंगा। पूजा श्री बहुत देर से कुछ कहना चाहती है। पूजा श्री बोलिए। हमारे नेता ने जो जनता से कमिटमेंट किया है उस पर आज भी हम कायम है। बिल्कुल ये तो आपको पता था कि अगर आप सीधा निशाना अगर आप बीजेपी पर साधती है तो बीजेपी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, इसलिए आपने जदयू पे निशाना साधा, क्योंकि आपको ये भी आपने अरे भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जनादेश नीतीश कुमार जी की है, ऐसी बीजेपी के साथ भी लेकिन यहाँ पर पूजा श्री और उर्मिला जी मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक करके बोलिए। यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है उर्मिला जी। कहीं ना कहीं आपकी बात हम मानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जदयू भी एनडीए का एक हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ में महागठबंधन के साथ में एक प्रमुख हिस्सा है कांग्रेस। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के अलावा कुछ नहीं बोला और आरजेडी ने नीतीश कुमार के अलावा कुछ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टारगेट सेट थे। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलेगी, आरजेडी जेडीयू के खिलाफ बोलेगी और बीजेपी को किसी के खिलाफ नहीं बोलेगी। बीजेपी ने यहाँ पर इतना साइलेंट गेम करा है। हेमंत जी क्या कहेंगे? हेमंत जी बिल्कुल कर रहे हैं। बीजेपी और जदयू के लोग तो सिर्फ रात और दिन उठ करके उनके प्रवक्ता। चलिए उर्मिला जी एक सवाल का जवाब दे दें आप। ठीक है उर्मिला जी एक सवाल का जवाब दे दें। जब बीजेपी पर आपने कोई हमला बोला नहीं, उर्मिला जी आप ही की फेवर की बात कर रहा हूं, अगर कोई हमला बीजेपी पर आरजेडी ने नहीं बोला है तो फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मान ले। देखिए क्या दिक्कत नहीं क्योंकि है, वहां पर मुख्यमंत्री उन्होंने प्रोजेक्ट किया नहीं और आपके पास मुख्यमंत्री बैठा है तेजस्वी।
देखिए, हमारा अपना नीति और सिद्धांत है जी। हमारे अपने महागठबंधन के चेहरे और हमारी पार्टी के चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। तो तेजस्वी यादव जी जब चेहरा है तो हम क्यों बीजेपी तो के साथ बात क्या कर सेट रहे हैं? लगता है आपको, आरजेडी प्लस जेडीयू या फिर आरजेडी प्लस बीजेपी? क्योंकि एक मायने में दो तलवारें। पूरा परिणाम तो आ जाने दीजिए, पहले से क्यों खिचड़ी पका रहे हैं? चलिए आने तो ठीक दीजिए है परिणाम। उर्मिला जी, बिहार का चुनाव अपने आप में इतना रोचक बन गया है। बिहार के चुनाव के रुझान और आने वाले परिणाम का इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन रुझानों के हिसाब से बिहार का चुनाव इस समय इतना ज्यादा रोचक बन गया है कि समीकरण कब क्या बदलेंगे इस पर तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उर्मिला जी सुनने तो दीजिए। जी नवीन जी, उर्मिला जी आपके पास आऊंगा, पूजाश्री आपके पास आऊंगा, नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। इतनी देर से आप सबको सुन रहे हैं, क्या बिहार की जनता एक नए समीकरण देख सकती है, या जिस चीज को लेकर आप चल रहे थे आप अभी भी उसी चीज पर कायम है? क्योंकि आपके साथ में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आप बनाना चाहते हैं। आपने कहा है कि हमारा कमिटमेंट है, लेकिन जब नीतीश कुमार ही आपकी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, बदलते समीकरणों के हिसाब से अगर बात करें, फिर आप क्या कीजिएगा? नवीन कुमार जी। देखिए, आज का जो रुझान है जी, मैं फिर इस बात को आपको रिपीट करूंगा। बिहार की जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आज आशीर्वाद दे रही है। आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर में सब कुछ स्पष्ट आ जाएगा, आपके सामने आएगा। कोरोना काल में काउंटिंग चल रहा है और इसलिए थोड़ी सी रफ्तार इसकी जरूर धीरे है। और सुबह में जिस रफ्तार से, जिस तरह से मैं देख रहा था मॉर्निंग 7 बजे से आपके मीडिया के सारे चैनल्स को, जी, जिस प्रकार से आरजेडी के लोग और इन लोग जिस तरह से 7 तारीख के बाद में इन लोगों ने जिस तरह से हमें टारगेट किया, जिस तरह से बताया, लेकिन हम शुरू से आपके चैनल पे परसों भी मैं था जी, मैं अस्वस्थ था। और हमें ये, मैं इसलिए अस्वस्थ था, मैं आपको बताऊं हेमंत जी, कि मैं ना बिहार के गांवों में पिछले 3, साढ़े 3, 4 महीने से मैं यहाँ पे गांव में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। और यहाँ के जनता से जब मैंने पूछा कि भाई हमारे लिए क्यों, साफ मैंने पूछा कई जगह पर जाकर के, एक आप लोगों के रिपोर्टर की तरह, लोगों ने कहा कि यार कोरोना काल में मोदी जी पिछले 8 महीने से हमें खाने का राशन दे रहे हैं। बस यही बात नवीन जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ, यही बात है। हेमंत जी और पूजा श्री, आपसे मैं इस सवाल का जवाब लूंगा जिस प्रकार से अभी नवीन जी ने भी कहा, और यही बात हम भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं नवीन जी आपने कहा है कि जनता के जो मत जनता ने जो दिए हैं उनका आप सम्मान करेंगे, लेकिन जो बात अभी आपने कही हम भी यही बात कह रहे हैं, जनता ने अगर मत दिया है, कुछ सोच समझ के मतदान किया है जनता ने, उसका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जनता कहीं ना कहीं अभी रुझानों के हिसाब से लग रहा है कि जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर मतदान किया है। और जैसा कि नारा बिहार में भी चल रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, तो क्या जनता के इस मतदान का अगर ये रुझान परिणाम में बदलते हैं, आप सम्मान करेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, या फिर चिराग पासवान होंगे, या फिर आरजेडी होगा? क्या कहेंगे नवीन जी? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिहार की एक बहुत विशाल जनसभा में उन्होंने खुल करके बोला कि हमें अगर सीट घट भी जाए तब पर भी हम नीतीश कुमार जी के अगुवाई में बिहार में सरकार बनाएंगे। और वो स्टैंड बीजेपी का अभी भी कायम है। और अभी भी मैं इस चीज को बता जी जी हमारे बिल्कुल नवीन जी, पूजा श्री के पास में आते हैं। पूजा श्री बोलिए। नवीन जी के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी, बिहार मेरा एक ही सवाल है, उसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा और नवीन जी को भी क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएगा। बिहार के चुनावी सर्कस में शेर का चेहरा जदयू का और हंटर मैन बीजेपी। जी देखिए, उपाधि आप मैडम उपाधि आप चाहे जो भी दे दें, लेकिन इस समय सबसे बड़ा शेर बिहार की जनता है। और बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में एनडीए को मत किया है और एनडीए की सरकार बना रही है। हेमंत जी, पूजा श्री की बात पे कुछ बोलना चाहेंगे? हेमंत जी। जी बिल्कुल वही जिक्र तो सुबह से वही बिल्कुल। नवीन जी से मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था कि दाव आपने गलत तो नहीं लगा दिया,
इस बार ऐसी स्थिति तो नहीं है कि खुद इमोशनल कार्ड खेलने को मजबूर होना पड़ा नीतीश कुमार को? नवीन जी, लगता नहीं है आपको कि आपके पास, मैंने उस वक्त भी पूछा था कि 4 चेहरे बता दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पर, बीजेपी के पास नहीं है शायद, यही वजह के दाव तो मजबूरी में लगाना पड़ा है? नवीन जी देखिए, मैं बताऊं, पिछले 2005 से हम नीतीश जी के साथ में हैं और नीतीश जी के साथ में हम बिहार में सरकार बना करके, और उस जंगल राज की, जिस जंगल राज का बिहार के नौजवानों ने आज भी बता दिया कि हम जंगल राज पार्ट 2 वापस लेकर के ये बता रहे हैं कि आएंगे। सुशासन बाबू में बहुत ज्यादा फेथ नहीं है, सुशासन बाबू में बहुत ज्यादा फेथ नहीं है, हाँ, लेकिन बीजेपी के साथ वोट जा रहा है। तो ये तो अपने आप में बता रहा है कि आपका जो दाव था वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है। नहीं, देखिए, अभी हम खराब की बात नहीं करेंगे। एक अपडेट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नवीन जी, उर्मिला जी, पूजा श्री, हेमंत जी, एक अपडेट बता देता हूँ। रुझानों के हिसाब से आरजेडी और बीजेपी एक पायदान पर आ गए हैं, 69 बीजेपी 69 आरजेडी दोनों। अब आप खुद देख लीजिए हेमंत जी, सुबह से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता क्या चाह रही है। उसके बाद भी अगर जनता के चाहने का परिणाम जनता को नहीं मिलता है, ठीक है, 5 साल तो आप सरकार बना लेंगे, लेकिन उसके बाद जनता क्या करेगी इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। कोई ये नहीं कह रहा कि 5 साल पहले 5 साल नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, कोई ये नहीं कह रहा। उनके विपक्षी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि 5 साल तो काम हुआ, लेकिन उसके 5 साल कुछ भी नहीं हुआ, और शायद यही परिणाम है। सुशासन बाबू यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, नवीन जी हमारे साथ बने रहिए, पूजा श्री हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर उर्मिला जी हमारे साथ बने रहिए, हेमंत जी आप भी हमारे साथ रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुझान क्या परिणाम में बदलते हैं, और अगर परिणाम में बदलते हैं तो बिहार की राजनीति का क्या परिणाम होगा, बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।